नमस्कार, राधे राधे, खम्मा घड़ी मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है एसएससी एक्सपर्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रियंका आ गई हूँ आपके लिए हिस्ट्री टू विक्ट्री की क्लास लेकर, क्योंकि हमारी सीरीज़ का नाम है हिस्ट्री टू विक्ट्री। हम हिस्ट्री पे जीत हासिल करेंगे। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जितने भी एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करवाता है, इन सभी एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब पूछे जाते हैं। बस स्टैटिक जीके के बाद जो वेटेज है वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स में। तो हिस्ट्री में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे? उसमें इतनी सारी डेट्स हैं, टाइमिंग है, ऊपर से इतने प्यारे प्यारे नाम हैं जो बच्चों को याद नहीं होते। पर हमारा तो लक्ष्य यही है, चीज़ों को आसान बनाना, ताकि बच्चों को चीज़ें याद हो और वो क्या करेगा, हिस्ट्री पे विक्ट्री। इसलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम रखा है हिस्ट्री टू विक्ट्री, क्योंकि हम हिस्ट्री पे जीत हासिल करेंगे। हिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी। और क्वेश्चन कैसे करवाऊंगी, आपको मेरा स्टाइल तो पता ही है। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, उससे जुड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगी, और फिर क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? आप। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं आपको एक्सपर्ट बनाऊंगी, क्योंकि हमारा नाम ही है एसएससी एक्सपर्ट। तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी बनाते हैं एक्सपर्ट, ठीक है। चलिए, हिस्ट्री के हम पीवाईक्यूज को करेंगे, और एग्जाम बेस्ड और भी क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उन सभी को करेंगे आज शुरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता का संबंध किस क्षेत्र से है? चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच फील्ड? क्लियर है मेरे बच्चों? क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब आपके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा, और मैथमेटिक्स यानी कि गणित, और लास्ट है आपका आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला। आपको पूछा गया चरक संहिता का संबंध किस फील्ड से है, तो पहले तो हम जान लेते हैं चरक संहिता एक ग्रंथ है जिसके रचयिता हैं हमारे चरक जी, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, फिर उसके बाद आपको आंसर भी तो करना है, आपको स्मार्ट भी तो बन के दिखाना है ना कि आप कितने स्मार्ट हैं। हम आज जानेंगे ना इन चीज़ों को। चलिए, सबसे पहले चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। द चरक संहिता इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा। क्लियर है? यानी कि ये ग्रंथ किस चीज के ऊपर लिखा गया है? आयुर्वेद के ऊपर। इसके रचयिता हैं आपके चरक। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, चरक ने इसकी रचना की है, और इन्हीं को, जो हमारे चरक हैं, इनको आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ आयुर्वेद के नाम से इनको जाना जाता है। इट्स ऑथर वॉज चरका, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेद। ये जो आपका उपाधि है चरक जी को मिली हुई है, उन्हें कहा गया है आयुर्वेद का जनक, फादर ऑफ आयुर्वेद। क्लियर है? इसमें रोगों के निदान, औषधियों, शरीर रचना और उपचार का विस्तृत वर्णन मिलता है। It contain a detailed description of disease, diagnose, medicine और anatomy and treatment। अब ये तो समझ नहीं आया होगा कि मैम ये क्या बोल गए आप। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये जो किताब लिखी गई है आयुर्वेद की, ये किस तरह से है? हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है, शल्य चिकित्सा की, ऑपरेशन की इसमें बात नहीं लिखी गई है, याद रखना, जिसे हम बोलते हैं शल्य चिकित्सा। ऑपरेशन से जुड़ी कोई टेक्निक इसमें नहीं रखी गई है। इसमें केवल और केवल ऐसी आयुर्वेदिक विधियों के बारे में लिखा गया है जिससे हम आयुर्वेद या आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज़ करके शरीर के अंदर जो भी बीमारी होती है उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं थ्रू आयुर्वेद मेडिसिन। और इन मेडिसिन की खास बात क्या है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। क्लियर है? तो ये आपका चरक संहिता से पता चलता है, और उसमें जितनी भी मेडिसिन, जैसे आपको बुखार हुआ तो बुखार का जो कारण होगा ना, उस कारण को ये जड़ से निकालेगा।
पर इसका ये मतलब नहीं आपकी आपकी टांग टूटी है तो टांग को जोड़ देगा, नहीं। आपके जो ऐसे रोग होते हैं जो शरीर में होते हैं विद्यमान, उन रोगों से ये निदान दिलाएगा आपको। मेरी हिंदी राजस्थान में पढ़ा के बहुत अच्छी हो गई है, मुझे खुद को ही प्राउड फील हो रहा है खुद पे, मैं इतने अच्छे वर्ड यूज़ कर रही हूँ हिंदी के। चलिए अगला पॉइंट है आपका, यह मुख्य रूप से आंतरिक चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। दिस इज अ टेक्स्ट प्रीमियरली बेस्ड इन इंटरनल मेडिसिन, ये किसी और तरीके से नहीं जुड़ा है, ये सिर्फ इंटरनल मेडिसिन यानी कि शरीर के अंदर कोई रोग होता है, कोई बीमारी होती है तो उसको ठीक करता है दवाइयों के माध्यम से। ठीक है, कोई टूट फूट को या सर्जरी को ये अंजाम देने में सक्सेसफुल नहीं है। ये आयुर्वेद का जनक है, पर ये शरीर के अंदर के रोगों को खत्म करने का काम करता है जड़ से। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया था, अच्छा यहाँ से एक और चीज, ये जो चरक थे, चरक कौन थे? चरक आपका आपने हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, जो कनिष्क थे ना, कनिष्क के पोयर आप कह सकते हो, कोर्ट फिजिशियन थे ये कनिष्क। कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, इनके कोर्ट फिजिशियन थे ये। ठीक है, चरक इज नोन एज अ कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। कुषाण वंश की बात चल रही है, कनिष्क जो थे याद आ गया, ये भी लिखी देती हूँ। कुषाण वंश यानी कि कुषाण डायनेस्टी के जो किंग थे कनिष्क, बहुत ही फेमस किंग है ये, इनके ये कौन थे? कोर्ट फिजिशियन यानी कि दरबारी चिकित्सक, दरबारी चिकित्सक। मैं अलग ही लिख देती हूँ, बेकार में क्यों ही परेशान होना आपको। दरबारी चिकित्सक थे ये, और इन्होंने चरक संहिता जैसी एक महान आयुर्वेदिक ग्रंथ का निर्माण किया है। किसने? चरक जी ने। क्लियर है? चलिए अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था आपका, फटाफट से आंसर करेंगे। चरक संहिता किस क्षेत्र से संबंधित है? देखते हैं कितने बच्चों को आंसर याद है। हाँ, आंसर कर दिया होगा आप लोगों ने। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको आयुर्वेद नहीं लिखा है पर चिकित्सा तो लिखा है, मेडिसिन तो लिखा है, तो ये आपका मेडिसिन से जुड़ा हुआ, चिकित्सा से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। क्लियर है? और याद रखना ये एसएससी सीजीएल 2019, सीएचएसएल 2022 और एमटीएस 2023 में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे आपको हो सकता है ये पूछ ले कि जो आपके चरक थे उन्होंने किस ग्रंथ का निर्माण करवाया, या आपको पूछ ले चरक जो थे वो किसके कोर्ट फिजिशियन थे यानी कि दरबारी चिकित्सक थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा की पॉइंट्स भी दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली थी? हु वॉज द फर्स्ट टू डेसिफेयर अशोकाज इंस्क्रिप्शन? तो इसके ऑप्शंस है आपके एलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप और मार्टिमर व्हीलर। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम तो सेम ही रहेगा, तो मैं इंग्लिश की तरफ से पढ़ूँ हिंदी की तरफ से पढ़ूँ, आपको क्लियर रहना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीएचएसएल 2021, सीजीएल 2022 और जीडी 2023 में। अब इस क्वेश्चन का आंसर करना है हमको। सॉल्यूशन पे चलते हैं वापस से, मतलब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वैसे आपको मैं बता दूं एलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो, चलिए मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपका टेस्ट लेती हूँ। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद अशोक के शिलालेखों को पढ़ना संभव हुआ। ठीक है, in 1837 James Prinsep succeeded in deciphering the Brahmi script. Following this, it became possible to read Ashoka's inscription. तो 1837 में वो पहले इंसान जो थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों के लैंग्वेज को डिकोड किया, वो थे हमारे जेम्स
प्रिंसेप, ठीक है। और उन्होंने किस लैंग्वेज में इस शिलालेख, कौन सी लैंग्वेज के शिलालेख को पढ़ा था? वो था अधिकांश अशोक अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन आर इन द प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और इन्होंने ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है आपकी, इसी को डिकोड किया था, ब्राह्मी लिपि को। क्लियर है। और हमारे देश की बात करें तो इंडिया में इनके ज़्यादातर शिलालेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि खरोष्टी लिपि के अलावा ग्रीक और अरामी भाषा में भी इनके अभिलेख पाए जाते हैं। और ज़्यादातर जो आपके अभिलेख अगर हम देखें तो अरामी भाषा में पाए जाते हैं। और ये जो अरामिक भाषा के अभिलेख हैं वो इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ है, ठीक है। गांधार जो होता था पहले का, गांधार, ये सारे स्टेट में आपके जो हैं अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। चलिए इसका इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। सम इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द खरोष्टी स्क्रिप्ट, ग्रीक एंड आरामी स्क्रिप्ट। देखो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, इसके अलावा ग्रीक, मैंने अभी बताया ना, ग्रीक और अरामी स्क्रिप्ट में भी आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाए गए हैं स्क्रिप्ट। क्लियर है। ये मैंने आपको बताया गांधार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ पर इनके जो स्क्रिप्ट पाए गए हैं वो अरामी और ग्रीक भाषा में पाए गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कितने बच्चों को आंसर याद है। चलिए क्वेश्चन था आपका, फटाफट से आंसर कीजिए। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने पाई? Who was the first to decipher अशोकास इंस्क्रिप्शंस? चलिए बताइए जल्दी से आंसर, मैं वेट कर रही हूँ। वेरी गुड। जिन भी बच्चों ने जेम्स प्रिंसेप को मार्क किया है वो अपने आप को शाबाशी दे सकता है। चलिए मैं आपको अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बता रही थी। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो इन्हें एएसआई का जनक बोला जाता है। पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है हमारे देश का, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदी में भी लिख देती हूं मैं आपके लिए। पुरातात्विक सर्वेक्षण केंद्र जो भारत में स्थित है, भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण का गठन करने वाले हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और उस टाइम पर जो है आपका लॉर्ड डलहौजी था, जो हमारे यहाँ का था गवर्नर जनरल, और उसने कोई हेल्प नहीं की थी इसको, ठीक है। पर नाम याद रखना, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इकलौता ऐसा इंसान है जिसे हम फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन रेलवे कौन थे? ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे इनको कहा जाता है। इन्होंने भारतीय रेल की, इन्हें भारतीय रेल का जनक कहा जाता है, ठीक है, भारतीय रेल का जनक। इन्होंने पहली ट्रेन यात्रा की थी मुंबई से ठाणे तक की, मुंबई टू ठाणे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस था वो टोटल कितना था उस टाइम पर? 34 किलोमीटर। तो इन्होंने यात्रा की थी। और वो जो ट्रेन जिससे इन्होंने यात्रा की थी, ट्रेन का नाम भी पूछा जाता है। ट्रेन का नाम था आपका ब्लैक ब्यूटी। नाम सेम ही रहेगा दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि वो गोरे थे ना,
तो उनका इंग्लिश भी हमें हिंदी में ही पढ़ना पड़ता है। ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। एलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में ये काम की बात थी जो मैंने आपको बता दी, और एलेक्जेंडर कनिंघम को हेल्प की थी आपके जॉन मार्शल ने, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे बाद में पढ़ेंगे और डिटेल में, पर आपका जो मेन आंसर था वो आपको मिल चुका है, वो है आपके जेम्स प्रिंसप, जिन्होंने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों का क्या किया था, डिकोड किया था, उसको सबसे पहले पढ़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत? एसएससी सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2022 और एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन और मोहम्मद गौरी। अब आपको सही आंसर कैसे देना है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ताकि जब मैं आंसर करने को बोलूँ तो आप ये ना कहो मैम क्वेश्चन भूल गए थे, आपको आंसर करना है, ठीक है। कोई बहाना नहीं चलेगा, अगर एक्सपर्ट बनना है तो ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के लिए क्या करना है आपको, अपनी नोटबुक और अपनी पेंसिल या पेन जो भी है साथ में लेकर बैठना है, ठीक है। वरना आपका सारा पीपीटी फोन में ही रह जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर लाना है हमें दिमाग पे, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है और याद करना है। चलिए 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत इन 1206 एडी ईस्वी, याद रखना, ठीक है। वह गुलाम वंश का संस्थापक था। अब हम बात करें, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। अब ये स्लेव डायनेस्टी क्या है, ये गुलाम था, किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। कौन था गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी, अब ये मोहम्मद गौरी जो था 1206 में इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के तुरंत बाद आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया, और उसी के बाद क्योंकि ये था तो गुलाम ना, इसलिए इसको गुलाम वंश का वंशज या गुलाम वंश का संस्थापक बोला जाता है, ठीक है। तो इसने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसकी सत्ता संभाली, ठीक है, और उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण प्रारंभ करवाया, ठीक है। ही इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुव्वत उल इस्लाम 1193 1193 ईस्वी में इसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया, और ये मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली में है ये मस्जिद आपकी। दिल्ली में कहाँ है आपका, न्यू दिल्ली। कुतुब मीनार आप जानते हैं, कुतुब मीनार के पास ही है ये, ठीक है। और इसे भी आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1993 में। चलिए कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार को 1199 एडी में इसका निर्माण भी उसी ने शुरू कराया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया। अब क्या हुआ, 1206 1199 में इसने क्या किया, आपका इसकी स्थापना की, किसकी, कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। जब कुतुब मीनार बनवाया इसने, तो कुतुब मीनार बनवाया इसने सिर्फ एक मंजिल, ओनली 1 फ्लोर ही मेड इट, सिर्फ एक ही मंजिल बनवा पाया, किसका, कुतुब मीनार का। उसके बाद 1210 में ये भगवान को प्यारा हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक भगवान को प्यारा हो गया 1210 में। और ये भगवान को प्यारा होने के बाद क्या हुआ, 1210 में हुआ था। और इसमें एक चीज़ और, ये घोड़े पर कोई कौन सा गेम खेलते हैं, मुझे गेम का नाम अभी याद नहीं आ रहा, घोड़े पर खेलते हैं, और ये घोड़े से गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद बाकी की जो मंजिलें हैं वो इसके सन इन लॉ ने कंप्लीट करवाई थी, जिसका नाम था इल्तुतमिश,
ठीक है, इसका दामाद था इल्तुतमिश, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक की बनवाई हुई कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया, बाकी की मंजिलें पूरी करवाई। ठीक है, चलिए अब हम बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1993 में इसको शामिल किया गया था, कुतुब मीनार को। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं लिख ही देती हूँ, मैंने लिख नहीं रखा है यहाँ पे पीपीटी में। तो इसे बोलते हैं, यूनेस्को की शाखा होती है ये, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को, जिसे हम बोलते हैं विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है इसको 1993 में। और सिर्फ कुतुब मीनार को ही नहीं, बल्कि कुतुब मीनार के आसपास जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें आपके अशोक के इंस्क्रिप्शंस भी आते हैं, उन सभी को शामिल किया गया है किसमें, विश्व धरोहर स्थल में 1993 में। सन 1993 में इसे भाग बनाया गया था विश्व धरोहर स्थल का। कोई डाउट? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, जल्दी से हम देखते हैं बच्चे कितने तेजी से आंसर करते हैं हमें। क्वेश्चन था आपका, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत? कुतुबुद्दीन ऐबक, बताओ, इल्तुतमिश, बलबन या मोहम्मद गौरी? किस किसने कुतुबुद्दीन ऐबक किया है? जिसने भी किया है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत चुके हैं मेरा दिल, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? और ये कौन था? गुलाम वंश से था और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? हु रोट आईने अकबरी? ऑप्शन है आपके अब्दुल कादिर बदायूनी और अब्दुल फैजल फैजी और अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शंस आप देख चुके हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है इस एक्सप्लेनेशन के बाद। हम बात करें अबुल फजल की, तो अकबर के नवरत्नों में से एक था अबुल फजल। ठीक है, हम आईने अकबरी के बारे में जान रहे हैं। तो उसने अकबरनामा लिखा और आईने अकबरी, ये दोनों चीजें किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अब आईने अकबरी तो आपको पूछ लिया गया है, अकबरनामा आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको दोनों बुक्स का नाम पता होना जरूरी है। तो उसने अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों की रचना की थी। और आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन, सेना, राजस्व व्यवस्था और शासन प्रणाली जो है उसका विस्तृत वर्णन किया है। द आईने अकबरी प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, रेवेन्यू सिस्टम एंड सिस्टम ऑफ गवर्नर। तो आईने अकबरी तो आपको पता चल गया क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन आईने अकबरी का जानना है। अब अकबरनामा में उसने क्या लिखा है, अकबर के जीवन में क्या क्या चुनौतियां आई, अकबर ने कैसे क्या चीज़ें हैंडल की, क्या क्या देखने को मिला उसको शासन के दौरान, ये सारी चीज़ें आपको अकबरनामा में देखने को मिलती है। ठीक है, और अकबर के नवरत्नों में से एक था फैजल, अबुल फजल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब जल्दी से बता दो मुझे, आईने अकबरी का निर्माण किसने किया है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? हु रोट आईने अकबरी? जल्दी जल्दी बताइए। गुड, मुझे अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप में से ज़्यादातर बच्चे अबुल फजल को चूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका सही आंसर अबुल फजल ही है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो फैजी है ये इसका ब्रदर है, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, पर फैजी की बात करें, ये भी आपका जो था, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। फैजी जो था अकबर का कोर्ट पोएट था। कोर्ट पोएट को कहेंगे हम दरबार कवि। उसके दरबार में ये कवि था। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें अबुल फजल की, तो ये बेशक इसने आईने अकबरी लिखी है और ये अकबरनामा का रचयिता माना जाता है, पर ये कौन था? ये एक तरह से मिनिस्टर था अकबर के उसमें,
अकबर का जो सभा बैठती थी ना, उसमें प्रधानमंत्री की तरह था। इसके जो भी डिसीजन होते थे या इसके जो भी एडवाइस होते थे उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। तो ये एक तरह से मिनिस्टर टाइप था उसके कोर्ट में, ठीक है, ही इज लाइक अ मिनिस्टर। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? When was the Indian National Congress founded? ऑप्शंस हैं आपके 1883, 1885, 1887 और 1889, 1890। देखो क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको पूछा गया है कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019, सीएचएसएल 2022 और एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। आइए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जानते हैं कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, जो आज के टाइम पे क्या है बम्बई में हुई थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन December 28, 1885 इन मुंबई, बॉम्बे, ठीक है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तभी इसका पहला सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अधिवेशन, ठीक है। अब अधिवेशन होगा तो कोई ना कोई उसकी अध्यक्षता भी करेगा, मैंने अध्यक्षता लिखी तो है, कोई ना कोई उसकी प्रेसिडेंसी को संभालेगा। तो इसकी प्रेसिडेंसी किसने संभाली थी? आपकी WC बनर्जी ने। इन्होंने आपके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी। और याद रखना, नेहरू नहीं, गांधी नहीं, कांग्रेस की स्थापना करने वाले हैं आपके A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की है। याद रखना, गांधी और नेहरू नहीं है, A.O. ह्यूम है, ठीक है। और WC बनर्जी ने पहले अधिवेशन की, फर्स्ट सेशन की अध्यक्षता संभाली थी, ठीक है। और फर्स्ट सेशन कब हुआ था? एग्जैक्टली सेम डेट रहेगा आपका 1885 और 28 दिसंबर, ठीक है। और जो पहला अधिवेशन हुआ था इसमें टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? इसमें आए थे टोटल 72 प्रतिनिधि, टोटल 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था इसके फर्स्ट सेशन में। क्लियर है? इस क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है? चलिए आप क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कीजिए, मेरे को भी देखना है आपको कितना याद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ABCD फटाफट बताओ। चलिए आपका टाइम ओवर हुआ। अब हम देखते हैं 85 या ऑप्शन बी, जितने भी बच्चों ने चूज किया है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। आपका पूरा ध्यान है पढ़ाई पे, आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा में उत्खनन का कार्य 1990 में किसने प्रारंभ किया था? हु स्टार्टेड द एक्सकेवेशन एट धोलावीरा इन 1990? ऑप्शन हैं आपके MS वत्स, बनर्जी, RD बनर्जी, RS बिष्ट और SR राव। अब आपका ये क्वेश्चन देखो, CHSL 2021 में, CGL में अलग अलग शिफ्ट में, सेम ईयर 2021 में CGL के अलग अलग शिफ्ट में रिपीट हुआ था, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितना ज्यादा रिपीट हुआ। धोलावीरा, आपको देखो क्वेश्चन में एक चीज तो बता दी कि धोलावीरा को पहली बार कब खोजा गया था? 1990 में। किसने खोजा था और धोलावीरा से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के खादिर बेट में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है धोलावीरा साइट कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, तो आप बता सकते हो धोलावीरा इज लोकेटेड ऑन खादिर बेट इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। क्लियर है? आंसर कर सकते हैं आप लोग। अगला पॉइंट है आपका, RS बिष्ट ने 1990 में यहां उत्खनन प्रारंभ किया। RS बिष्ट बिगिन एक्सकेवेशन हियर इन 1990। क्लियर है? इन्होंने 1990 में इसका एक्सकेवेशन शुरू किया, ठीक है। अब आपको आंसर मिल चुका है। अब देखते हैं ये नाम कितनी देर याद रहता है आपको।
धोलावीरा अपनी जल प्रबंधन प्रणाली, जलाशय, नगर नियोजन और सिंधु साइन बोर्ड के लिए प्रसिद्ध है। अब ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, एविडेंस मिला है, हम हिस्ट्री में बिना एविडेंस के तो चलते नहीं है, हमें तो साक्ष्य पे निर्भर है, और साक्ष्य का क्या प्रभाव पड़ा इस चीज पे निर्भर है। तो हम बात करें तो जो वहां पर एक्सकेवेशन हुआ धोलावीरा में, तो वहां से एक बहुत ही बड़ा रॉक साइन बोर्ड मिला है, रॉक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसपे 10 साइन बने हुए हैं। और इस ऐसा बोला जाता है ये वर्ल्ड का, कहाँ गया आपका ये साइन बोर्ड के बारे में, हाँ जी, इसे वर्ल्ड का सबसे पहला साइन बोर्ड बोला गया है। वर्ल्ड का वर्ल्ड्स फर्स्ट साइन बोर्ड। बेटा जी मैं बता दूं कि हमारा देश ना बहुत ज्यादा आगे था पहले। इस टाइम पर हमारे देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन जब चल रही थी ना, तो हमारे यहाँ पर रूरल नहीं था, हमारे यहाँ पे गांव की सभ्यता नहीं थी, यहाँ पर शहरी सभ्यता विकसित हो रही थी, समझे, यहाँ पर शहरीकरण चल रहा था, जबकि और जगह की सिविलाइजेशन में गांव की सभ्यता, रूरल सिविलाइजेशन पाई गई है, पर हमारे देश में शहरीकरण चल रहा था। सोचो आज से हम कितने सालों पहले तक इतने विकसित थे, समझे। तो हम बहुत स्मार्ट है इंडियंस, बस हम दूसरों को फॉलो करने के चक्कर में खुद को खोते जा रहे हैं। तो खुद को मत खो, अपने अस्तित्व को जिंदा रखो और सारा ध्यान यहाँ ले आओ, हिस्ट्री टू विक्ट्री पे। ठीक है, चलिए अगला है आपका, धोलावीरा इज फेमस फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, रिजर्वेशन और टाउन प्लानिंग एंड द इंडस साइन बोर्ड, ये तो मैं आपको बता ही चुकी। नेक्स्ट है आपका, नगर को सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन में विभाजित किया गया था। द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू द सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। तो जो सिटी थी वहां की, अब मैं सिटाडेल, मिडिल टाउन और कैसे समझाऊं, चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए ये धोलावीरा की साइट है, इसको थोड़ा और बड़ा करना है, ठीक है। मान लो ये क्या है, आपकी धोलावीरा की साइट है। अब इसको क्या किया गया है, आपके कैसे डिवाइडेशन चल रहा है ये देखते हैं हम, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये जो पहला पार्ट है, इसकी घेरेबंदी बहुत अच्छी की गई है, यानी कि जो इसकी घेरेबंदी की गई है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर कौन रहता था, यहाँ पर किंग रहते होंगे, जो भी उस टाइम पे जो भी राजा थे या जो भी बड़े लोग थे, जो इस पूरी साइट का ध्यान रख रहे थे, जो इस साइट को देख रहे थे, वो रहते होंगे। और ये जो सिटाडेल होता है, इसका मतलब होता है आपका दुर्ग, यानी कि यहाँ पर कोई किंग या राजा रहता होगा, ठीक है। एविडेंस के बेस पे हम चल रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मिडिल टाउन। अब मिडिल टाउन की बात करें तो ये मिडिल टाउन है, ये बिल्कुल हाइट पे है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सबसे हाइट पे, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रखा गया है सिटाडेल को। ये थोड़ा नीचे है, थोड़ा कम ऊंचाई पे है, ठीक है। तो इसको दिया गया है कि यहाँ पर मिडिल क्लास जो थे, लाइक मिनिस्टर्स, राजा के जो मिनिस्टर्स होते होंगे वो रहते होंगे, जो मंत्री लोग होंगे ना, वो इसमें रहते होंगे, ठीक है। इसको नाम दिया गया है क्या, मिडिल टाउन, मिडिल टाउन यानी कि मध्य शहर, क्लियर है। अब आता है आपका सबसे एंड में लोअर टाउन। लोअर टाउन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि लोअर टाउन में कौन रहते होंगे, जो आम जनता थी, जो हमारी नॉर्मल पब्लिक थी, वो रहती होगी यहाँ पे, कहाँ पे, लोअर टाउन में। लोअर टाउन सबसे निचला हिस्सा, ठीक है। अब हमने सिटाडेल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन,
ये तो समझ लिया। अब हम समझते हैं, यहाँ पर आपको बोला गया है सिटाडेल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। इसके अलावा आपको एक और चीज बोली गई थी, जलाशय। ये नगर नियोजन तो आपने समझ लिया, ये सिटाडेल, लोअर टाउन, मिडिल टाउन, ठीक है। अब जलाशयों की बात करें तो यहाँ का जो सिस्टम ऐसा था, सोचो आज से इतने सालों पहले, आज भी लोग पूरी तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, पर ये लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे। अब हम सब जानते हैं कच्छ जो है वो क्या है, रेगिस्तानी एरिया है, थोड़ा सा वहां पर पानी की प्रॉब्लम आती है। तो वहां पर बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए इन्होंने क्या किया था, बड़े बड़े पत्थर के कुएं बनवाए हुए थे, कुएं बनवाए थे, और उसमें क्या बनवाई थी, बारिश के पानी को एकत्र करना। उसके अंदर उन्होंने सीढ़ी बनाई थी जिससे कि वो बारिश के पानी को एकत्र करके प्रॉब्लम्स के टाइम पर यूज कर सकते थे, ठीक है। यहाँ आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और याद रखना, आप जो भी क्लासेस ले रहे हैं इसकी आपको पीडीएफ पीपीटी, मतलब नोट्स, छोड़ो पीडीएफ पीपीटी वाली लैंग्वेज, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे एसएससी एक्सपर्ट के टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था, धोलावीरा का उत्खनन किसने किया, याद है? जल्दी जल्दी बताइए आंसर। वेरी गुड। जो भी बच्चे आर एस बिष्ट को करेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने भी आंसर में आर एस बिष्ट लिखा है, आप लोगों के लिए क्लैपिंग। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट? एनलाइटमेंट का मतलब ही होता है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके सरनाथ, कुशीनगर, बोधगया या राजगीर। और आप देख सकते हो क्वेश्चन 2020, CHSL 21, MTS 2022, और ये जो है इन एग्जाम्स की डिफरेंट शिफ्ट में पूछा गया है, अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, CGL में, CHSL में और MTS में। तो आप सोच सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चंस की, चलो उसको भी हम देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से जुड़ी हुई चीजें, गौतम बुद्ध जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, और वो रिस्पेक्टिव भी हैं, तो उनका नाम हम रिस्पेक्ट से लेंगे। चलिए गौतम बुद्ध जी की बात करें तो उनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री इन बोध गया, और वो कहां पर है आपका, बिहार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इनका जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में, और लुम्बिनी आपका कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं। ये आपका नेपाल का हिस्सा है, ठीक है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और इनको ज्ञान एनलाइटमेंट जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं बोध गया में मिला था, ये मैं ऑलरेडी ऊपर दिखा चुकी हूँ। फिर इन्होंने प्रथम उपदेश, फर्स्ट सेरेमन कहाँ दिया था, सारनाथ में। ये कहाँ का हिस्सा है, ये है आपका यूपी में सारनाथ, ठीक है। और महापरिनिर्वाण इनको कुशीनगर में मिला था। अब महापरिनिर्वाण क्या है, देखो कोई भी जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुका होता है, वो जब अपना देह त्याग करते हैं, जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं, सोल और शरीर उनका अलग होता है ना, तो उसको हम डेथ नहीं बोलते हैं, उनको हम मरना नहीं बोलते, उनको रिस्पेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है। आपका बौद्ध धर्म में वो वर्ड है आपका महापरिनिर्वाण। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिला, तो वो मिला था कुशीनगर में, और कुशीनगर आपका कहाँ है, यूपी में। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था आपका, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? अगर अभी भी आप नहीं बता सकते हैं तो क्या ही बोलूं मैं, पानी ले लो थोड़ा सा, ठीक है, आगे का काम खुद ही कर लो। बताओ बोध गया, क्या होगा इसका आंसर, बोध गया, क्योंकि इनको बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे, और कहाँ पर है ये बोध गया, बिहार में, यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बोध गया, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
मैं यहाँ से आपके ये मार्क्स हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो करेक्ट आंसर को लेकर के। हाँ, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड शैल हैव इट? और इसके ऑप्शंस हैं आपके महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। एसएससी सीजीएल 2018, सीएचएसएल 2020 और सीजीएल जीडी, ये जीडी है, ठीक है, जीडी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस आप देख चुके हैं, चलिए हम जानते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यह नारा हमें दिया है बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, दिस स्लोगन वाज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने लोकमान्य की उपाधि ग्रहण की थी, ये इसके लिए फेमस है। ही हेल्ड द टाइटल ऑफ लोकमान्य। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हु हेल्ड द टाइटल ऑफ लोकमान्य? लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है? तो वो कौन है आपके? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगला है आपका, इन्होंने केसरी, इन्होंने न्यूज़पेपर जो होता है ना, समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र जिसे हम न्यूज़पेपर बोलते हैं, उनकी शुरुआत की थी, ठीक है, 1881 में। अब ये क्या था ये देख लो। जो केसरी न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी वो मराठी भाषा की बात चल रही है। न्यूज़पेपर जो था एजेंसी, उसका नाम था केसरी और मराठी भाषा में इसे क्या किया गया था? पब्लिश्ड किया गया था, ठीक है। मराठी भाषा में ये न्यूज़पेपर रिलीज हुआ था। और वहीं मराठा में, मराठा के नाम से भी एक न्यूज़पेपर रिलीज हुआ था, वो न्यूज़पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ था, क्लियर है, अंग्रेजी भाषा में। यहाँ कोई डाउट होना नहीं चाहिए। दे स्टार्टेड द न्यूज़पेपर इन 1881, केसरी इन मराठी लैंग्वेज एंड मराठा इन इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने मराठी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी। कौन? बाल गंगाधर तिलक। और ये एक मराठा थे और इनके बारे में आपको स्टार्टिंग में हिस्ट्री में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर उसके लिए आपको हमारी क्लास में आगे जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इन्होंने गीता रहस्य, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ही रोट अ फेमस बुक गीता रहस्य। अब आप सब एक कहावत बड़ा सुनते होंगे, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। तो ये जो कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो गीता में लिखा हुआ है, पर ये फेमस कब हुआ? जब ये गीता रहस्य आई। गीता रहस्य में इन्होंने कहा है कि कर्म हमें करते रहना है। कर्म का हमें ये नहीं होता है, गीता पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम समाज का और अपने परिवार का सबका त्याग कर दें, बल्कि इसका मतलब होता है, गीता का ज्ञान, असली ज्ञान यही है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, हमारे देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन करें और अपने कर्म करते रहें। फल ऊपर वाला दे देगा, फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये गीता रहस्य आपका काफ़ी फेमस हुआ है। चलिए हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जल्दी से बता दीजिए क्या है आंसर। शाबाश, जिन भी बच्चों ने बाल गंगाधर तिलक को चूज किया है वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। वेरी गुड, आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, शाबाश। मुझे अच्छा लगा देख करके आप क्लास को ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न आपका काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ दे जाएगा आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एसएससी सीजीएल 2019, सीएचएसएल 2022 और एमटीएस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शंस हैं आपके बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हकीम अजमाल खान। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। देखो, अगर हम बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। अब ये कौन सा अधिवेशन था? 1887 में था। यानी कि आप देखो 1885 में आपका कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ,
ठीक है, जो बनर्जी ने संभाला था अध्यक्षता। दूसरा अधिवेशन आपका 1886 होगा और तीसरा 1887 में कौन सा अधिवेशन माना जाएगा? थर्ड सेशन। क्योंकि अगली बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, तीसरे सेशन की अध्यक्षता किसने संभाली, क्योंकि ये थर्ड सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके मुस्लिम अध्यक्ष पहली बार बने थे थर्ड सेशन में। क्लियर है? और वो कहाँ हुआ था? मद्रास के चेन्नई में। चेन्नई लिखा है यहाँ पर? नहीं लिखा है, चलो मैं लिख देती हूँ। चेन्नई में ये अधिवेशन हुआ था। चेन्नई एक्सप्रेस याद रहेगा। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, बनर्जी अभी बताया ही है। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, जो कि 32nd सेशन में, जो कि कैलकाटा में हुआ था, उसमें उन्होंने अध्यक्षता संभाली थी। और यह अध्यक्षता कब संभाली थी? 1997 में। अब हम बात करें एनी बेसेंट की, तो ये एक ब्रिटिश नागरिक थी, पर ये खून जो था ना इनमें, ये जो है दिल से भारतीय थी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया, हमारे इंडिया की आज़ादी के लिए भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया है बढ़ चढ़कर। तो ये हमारी फ्रीडम फाइटर भी रह चुकी है, जबकि ये ब्रिटिश थी। तो याद रखना, पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। पर अगला क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल? क्लियर है? जो फर्स्ट इंडियन फीमेल थी वो कौन थी? हु प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस अधिवेशन? पहली पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली वो कौन थी? हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? तो वो कौन थी आपकी? सरोजनी नायडू। इनके अलावा कोई हो भी नहीं सकता। सरोजनी नायडू एक तरह से आयरन लेडी ही है हमारी, और इन्होंने 1925 में इसकी अध्यक्षता संभाली थी। और 40th सेशन था आपका, जो कि कानपुर में हुआ था। क्लियर है? अब आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जिन भी बच्चों ने आंसर में आपका मार्क किया है बदरुद्दीन तैयब जी को मुबारक हो, आप मेरा दिल जीत चुके हैं और आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। आप सही स्टेप्स ले रहे हैं, सही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास आपकी फिनिश हो गई है। चलिए, आप लोगों को आज क्लास में कैसा लगा? आपको चीज़ें कितनी समझ आई? आगे आप और क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। और जो भी आपके फ्रेंड्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी तरह से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने के लिए, इस तरह की क्लासेस को, आपके हिस्ट्री टू विक्ट्री को पूरा करने के लिए जुड़े रहिए एसएससी एक्सपर्ट के साथ। आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। जुड़े रहिए हमारे साथ एसएससी एक्सपर्ट पर। राधे राधे।